जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ बायोलॉजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने ओस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से ओस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपने अंदर वाटर और जो साल्ट बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल के जो सेल हैं उसमें कंटिन्यूसली वाटर गेनिंग या वाटर लॉस हो रहा होता है। हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होगा, या तो वाटर वो गेन कर रहे हैं या वाटर लॉस कर रहे हैं। इसी तरह या जो साल्ट है उसकी गेनिंग या लॉस ऑफ साल्ट जो है ये हो रहा होता है। अब जिस तरह से प्लांट्स के अंदर ओस्मोरेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से एनिमल सेल के अंदर भी ओस्मोरेगुलेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। अब इस लिहाज से एनिमल्स को दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो मेन अप्रोचेज़ हैं अकॉर्डिंग टू मेंटेनिंग ऑफ दिस बैलेंस। अब एक को हम नाम देते हैं ओस्मो कन्फार्मर का और दूसरे को हम नाम देते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स का। अब ओस्मो कन्फार्मर्स क्या हैं? ओस्मो कन्फार्मर से मुराद वो एनिमल्स हैं जिनको एक्टिवली अपना इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, या हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द एनिमल्स which do not require to actively adjusting their internal osmotic state are called osmoconformers। यानी कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से आइसोटोनिक होते हैं, जहाँ पे इनको ना तो वाटर को एडजस्ट करना पड़ता है ना ही साल्ट को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम ओस्मोकन्फॉर्मर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब दूसरे हमारे पास आ जाते हैं ओस्मोरेगुलेटर्स। ओस्मोरेगुलेटर कौन से होते हैं? ओस्मोरेगुलेटर आर दोज एनिमल्स विच एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड दीज आर कॉल्ड ओस्मोरेगुलेटर्स। सो ओस्मोरेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स होंगे जो किसी इन्वायरमेंट जिनका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक नहीं होगा, वो या तो हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा, तो उनको एक्टिवली रेगुलेट करना पड़ेगा, एक्टिवली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वाटर और सोल्यूट की। सो दीज एनिमल्स आर नोन एज आ ओस्मो रेगुलेटर्स। ये एनिमल जो हैं वो डिफरेंट मैकेनिज़्म जो हैं वो यूज़ करते हैं, डिफरेंट अडेप्टेशन यूज़ करते हैं ताकि वो अपने अंदर वाटर और जो साल्ट है उसके बैलेंसिंग को मेंटेन रख सकें। तो अब हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स की डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं मेराइन इन्वायरमेंट में, यानी कि सी एंड ओशन। इसमें रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह से ओस्मोरेगुलेशन को मेंटेन रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स। मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से आइसोटोनिक होते हैं, तो ये हम कहते हैं कि दीज आर osmoconformers, so they do not need any kind of regulation of solute and water। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं हैग फिशेस। हैग फिशेस आर आल्सो osmoconformers, so इनको भी किसी किस्म के वाटर और साल्ट बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती। सो थर्ड वन आर कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस जो है हम वो कहते हैं जिनके अंदर जो कार्टिलेज होता है या उनके अंदर कांटे होते हैं, जैसे कि हमारे पास शार्क और रेज आ जाती हैं। ये हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस की एग्जांपल है। अब कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं इनको प्रॉब्लम होता है। अब देखें, अगर हम सी का एनवायरनमेंट देखें तो वहाँ पे जो साल्ट की कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम जो है वो हाइपरटोनिक का नाम देते हैं। अब उसके लिहाज से जो अगर हम फिशेस की बात करें तो ये हाइपोटोनिक होती हैं। अब हाइपोटोनिक जो हैं इनको क्या प्रॉब्लम होता है कि इनके अंदर जो है वो साल्ट जो है अंदर को मूव करेगा और जो वाटर है इनकी बॉडी के अंदर वो बाहर को मूव करेगा। अब इन्होंने इसको एडजस्ट करना होता है। अब इसके लिए क्या होता है कि जो इनके किडनीज होते हैं वो साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं ताकि वो ओस्मो रेगुलेशन जो है वो कर सकें। एक तो उनके जो किडनीज होंगे वो एक्सक्रीशन का काम करेंगे,
और वो साल्ट को एक्टिवली जो है वो मूव करवाएंगे। इसके साथ साथ उनके अंदर जो है वो कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ स्पेशल हम ऑर्गन्स का नाम देते हैं। वो ऑर्गन जो हैं, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है रेक्टल ग्लैंड्स की। अब ये रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से अगेंस्ट द कंसनट्रेशन जो है वो साल्ट को मूव करवाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर साल्ट कंसनट्रेशन कम है और सी वाटर के अंदर जो है साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो फिर भी उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर जो भी साल्ट एक्सेस साल्ट होते हैं उनको बाहर मूव करवाना होता है। तो जो रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो आउटसाइड द बॉडी उनको मूव करवाते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास अदर फिशेस होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने अंदर जो यानी कि साल्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए वो एक और तरह की अडेप्टेशन जो है वो इख्तियार करती हैं। वो अपने अंदर यूरिया को स्टोर कर लेती हैं। अब जब वो अपने अंदर जो है वो बॉडी के अंदर जो यूरिया को रखती हैं तो उस तरह से उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक बन जाता है अकॉर्डिंग टू द देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब चाहे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट यानी कि सी में साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा भी थी, लेकिन उनके यूरिया होने की वजह से उनकी बॉडी के इन्वायरमेंट के लिहाज से वो हाइपरटोनिक बन जाते हैं। अब हाइपरटोनिक जैसे ही बनेंगे तो उनकी बॉडी से साल्ट जो है वो मूव करके सी वाटर के अंदर जो है वो चला जाएगा, या हम कहते हैं कि सी के अंदर मूव कर जाएगा। लेकिन जो हमारे पास यूरिया होता है, जो यूरिया अपनी बॉडी के अंदर वो सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, वो उनके लिए हार्मफुल होता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिया जो है वो उसको रिटेन रखें तो उससे उनकी बॉडी को बहुत जो है प्रॉब्लम होते हैं। अब इसके लिए वो अपने अंदर एक और जो केमिकल है उसको रिटेन रखते हैं, जिसको हम जो है वो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड का नाम देते हैं। ये केमिकल क्या करता है कि उनके बॉडी को अमोनिया के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये साल्ट को आउटसाइड द बॉडी मूव करवाते हैं और जो वाटर होता है उसको बॉडी से मूव नहीं करने देते। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बोनी फिशेस। अब अगर हम बोनी फिशेस की बात करें, यानी कि हमारे पास वो पहले हमने कार्टिलेज फिशेस की बात की थी जिनके अंदर कार्टिलेज होता है। दूसरी हमारे पास किस्म होती है बोनी फिशेस की जिनके अंदर हमारे पास बोन्स होती हैं। अब जो बोनी फिशेस होती हैं इनकी अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है ये इन्होंने भी डिफरेंट मैकेनिज़्म अडेप्ट किए हुए हैं ताकि अपने जो ओस्मो रेगुलेशन है उसको मेंटेन कर सकें। अब ये जो बोनी फिशेस हैं, अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनके जो एंसेस्टर थे वो फ्रेश वाटर के अंदर रहते थे। बाद में इन्होंने मूव किया और मूव करके जो है सी वाटर के अंदर आ गए। अब इसलिए इनमें क्या है कि ये इनकी बॉडी चूँकि हाइपोटोनिक होती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होता है तो ये कॉन्स्टेंटली वाटर को लूज़ करते हैं। अब अगर इस तरह से वाटर को लूज़ करते रहें तो उससे क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब इसके लिए उन्होंने क्या अडेप्टेशन की है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर ड्रिंक करते हैं। वाटर ड्रिंक करने के बाद वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। अब जब कंसनट्रेटेड यूरिन होगा तो उसमें साल्ट जो है वो ज़्यादा चले जाएंगे और वाटर जो है वो कम रहेगा, कम मूव करेगा। अब इस तरह से जो ज़्यादा वाटर भी लॉस नहीं होता और जो उनकी बॉडी के अंदर एक्सेस साल्ट होते हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। ये अडेप्टेशन है जिसके ज़रिए वो मिनिमम वाटर को लूज़ करते हैं और मैक्सिमम जो साल्ट है उसको अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर के बारे में कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर जिसमें हमारे पास साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है और हम कहते हैं कि सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। अब फ्रेश वाटर में जो रहने वाली फिशेस होती हैं या दूसरे हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये होता है कि वो अपनी बॉडी से कॉन्स्टेंटली जो है वो साल्ट जो है वो लूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है हाइपोटोनिक होता है और इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी हाइपरटोनिक होती है। अब हाइपरटोनिक से जाहिर है कि साल्ट जो है वो अपनी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में उनकी बॉडी से आउटसाइड द बॉडी जो है वो मूव करेंगे। अब उन्होंने अपने अंदर जो है वो साल्ट को भी मेंटेन रखना होता है और जो वाटर उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होता है उसको भी एक्सक्रीट करना होता है, उसको भी अपने जिस्म से रिमूव करना होता है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं कि इसके लिए जो वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करते हैं, जिस तरह के पैरामीशियम जो है ये इस तरह से करते हैं। इसके अलावा दूसरे हमारे पास जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाइल्यूट जो यूरिन है वो प्रोड्यूस करती हैं, उसके ज़रिए जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर रिमूव हो जाएगा।
अब जो साल्ट साथ रिमूव हो रहे होते हैं, साल्ट रिमूव हो रहे होते हैं, उसकी कमी को किस तरह से पूरा करते हैं कि उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है कि वो इस तरह की फूड को कंज्यूम करते हैं जिनके अंदर साल्ट ज़्यादा हो, या फिर वो अपने गिल और स्किन के ज़रिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर के एटमॉस्फेयर से साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे वो साल्ट और वाटर जो है वो एडजस्ट रहता है। सो दिस इज़ ओस्मोरेगुलेशन इन फिशेज़, या हम कहते हैं कि ये हमारे जो है वाटर के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर ओस्मोरेगुलेशन है। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की, कि हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और वो किस तरह से ओस्मोरेगुलेशन जो है वो मेंटेन रखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर जो है वो आर्थ्रोपोड्स हैं, या हमारे पास जो है वो वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने के लिए। अदरवाइज़ यानी कि उसमें वाटर का लॉस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का, वो लॉस ऑफ वाटर है, एंड लॉस ऑफ वाटर से डिहाइड्रेशन होना है, एंड डिहाइड्रेशन से उनकी डेथ तक हो जाती है। तो अब उन्होंने अडेप्टेशन इख्तियार किए हैं और अडेप्ट होके अब जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रहना सीखा है। अब उसमें क्या अडेप्टेशंस हैं कि एक तो जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी गिट जो है वो वैक्सी एक्सोस्केलेटन होती है, वो जो वैक्सी एक्सोस्केलेटन है वो लॉस ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा जो दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, उनकी जो बॉडी की स्किन होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, और हम कह सकते हैं कि डेड मल्टी लेयर्ड स्किन होती है। अब ये जो डेड मल्टी लेयर्ड स्किन होती है ये मिलके बनी होती है क्रिटिनाइज्ड स्किन सेल से, जो कि काफ़ी हद तक वाटर लॉस को कम से कम जो है वो कर देते हैं। इसके अलावा जो अब वाटर तो लॉस हो रहा है, लेकिन उसको कमी के वो पूरा कैसे करते हैं कि वो ऐसी फूड को ईट करते हैं, या वो वाटर एक तो ड्रिंक करते हैं, या फिर वो ऐसी फूड कंज्यूम करते हैं जो मॉइस्चर होती है, जिससे जो वाटर लॉस है उसको कंपनसेट किया जाता है। इसके अलावा दूसरी कुछ बिहेवियरल मेटाबॉलिक, या हम कह सकते हैं कि बिहेवियरल अडेप्टेशन भी इख्तियार करते हैं, जिनके ज़रिए वो अपने वाटर के लॉस को कम से कम करते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसके में वाटर की जो कमी होती है उसको कंपनसेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कैंगरू रैट की। कैंगरू रैट को अगर हम देखें तो ये कई मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक विदाउट ड्रिंकिंग जो है वो रह सकता है, ये सर्वाइव कर सकता है। कैसे सर्वाइव करता है कि ये फीड करता है कुछ ऐसे सीड को जो डेजर्ट प्लांट्स के होते हैं। अब वो जो सीड होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म से कार्बोहाइड्रेट जो है वो वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब इस तरह से वो अपनी जो वाटर की जो नीड होता है उसको पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं उनमें किडनीज़ होते हैं। अब किडनीज़ जो हैं वो जो उस वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब फिल्टर कर लेते हैं और रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अब जो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा उसमें साल्ट जो है वो ज़्यादा होंगे और वाटर जो है वो कम होगा। इस तरह से जो है वो अपने वाटर और साल्ट के बैलेंस को मेंटेन रखेंगे। अब जितने भी जानदार हैं उन सब में डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है। सो द टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ कॉल्ड एज एनहाइड्रोबियोसिस, यानी कि कोई जानदार कितनी जो है वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकता है, इसको जो है वो एनहाइड्रोबियोसिस का नाम दिया जाता है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। ये है जिससे हमें पता चलता है कि जो एनिमल्स हैं, चाहे वो वाटर के अंदर रह रहे हों, चाहे वाटर जो है वो फ्रेश वाटर हो या मैरीन वाटर हो, या अगर वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हों, तो वो किस तरह से अपने अंदर वाटर और साल्ट जो है उसको मेंटेन रखते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। So thank you so much. Allah Hafiz.